नमस्कार दोस्तों, आपका मंजुल मेदिनी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। हम क्लास 11th की NCERT की पॉलिटिकल थ्योरी बुक का नया अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या होता है, उससे पहले हम जानते हैं कि न्याय क्या है। न्याय जो शब्द है वो लैटिन शब्द जस्टिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। अब हम देखते हैं कि न्याय जो शब्द है वो किस तरीके से समाज में सामंजस्य बनाए रखने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है। और इसी के लिए कई बार हम देखते हैं कि समाज में सही कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाता है और गलत कार्य के लिए दंड देने का काम किया जाता है, ताकि समाज में सामंजस्य बना रह सके, है ना। और सभी लोगों के साथ न्याय हो और अन्याय की गतिविधियां कम हो सके। अब हम जब न्याय की बात करते हैं तो न्याय शब्द का उपयोग कई बार नैतिक रूप से होता है, कई बार वैधिक रूप में भी होता है और कई बार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में भी न्याय का प्रयोग होता है। तो हम यहाँ पर सामाजिक न्याय पढ़ने जा रहे हैं। अब हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आएगा। प्रेम के बहुत से रंग होते हैं और उनकी व्याख्या कर पाना आसान नहीं। फिर भी हम अपनी अंतर्दृष्टि से यह समझ लेते हैं कि प्रेम का क्या मतलब है। उसी तरह न्याय के बारे में भी हमारी एक सहज अनुभूति होती है। ठीक है, जैसे जब हमसे कोई सहानुभूति, प्यार, दया, ये एक भावनाएं हैं, क्रोध जब जताता है तो हम उसे अनुभूति करते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। वो भाव हम महसूस करते हैं कि सामने वाले की भावनाएं हमारे प्रति क्या है। ऐसे ही जो न्याय की भावना है वो भी एक अनुभूति है। हालांकि हो सकता है कि हम इसको ठीक ठीक परिभाषा नहीं दे सकें। इस मायने में न्याय भी बहुत हद तक प्रेम जैसा है। इसके अतिरिक्त प्रेम और न्याय दोनों अपने समर्थकों में भाव प्रवण का मतलब होता है यानी भावना से जुड़ी हुई अनुक्रियाएं पैदा करते हैं। और जैसे प्रेम को वैसे ही न्याय को भी कोई बुरा नहीं कह सकता। प्रत्येक इंसान अपने लिए और कुछ हद तक बाकियों के लिए भी न्याय चाहता है, यानी हर व्यक्ति अपने लिए भी न्याय चाहता है और दूसरों के लिए भी न्याय चाहता है। ठीक है, लेकिन प्रेम और न्याय में एक अंतर भी है। क्या है वह अंतर? प्रेम उन लोगों से हमारे रिश्तों का एक पहलू है जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं, जबकि न्याय का सरोकार क्या होता है? ये सामाजिक होता है। ठीक है, कैसे? समाज में चाहे हमारे जीवन से जुड़ा हुआ हो, चाहे सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए नियमों और तरीकों से होता है। तो यानी कि न्याय का सरोकार कैसा हुआ? निजी भी हुआ और सार्वजनिक भी हुआ, जिसके द्वारा समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच सामाजिक लाभ और सामाजिक कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है ना। तभी तो न्याय को हम महसूस कर पाते हैं, यानी कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति के क्या कर्तव्य होंगे और उन कर्तव्यों को निभाने से आपको क्या अधिकार मिलेंगे, वह अधिकार ही आपके सामाजिक लाभ होंगे। इसलिए न्याय के प्रश्न राजनीति के लिए केंद्रीय महत्व की चीज़ है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो यह आपको ध्यान देना है कि आपको इसका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इस अध्याय को पढ़ने के बाद सामाजिक न्याय की अवधारणा से जुड़े निम्न मुद्दों को आप समझने में सक्षम होंगे। कौन कौन से? एक तो आप न्याय के सिद्धांत को पहचान पाएंगे। कौन से सिद्धांतों को? जो अलग अलग समाजों और अलग अलग समय में सामने आए हैं। आप समझ पाएंगे कि वितरणात्मक न्याय क्या है। यह एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको इस पर बहुत ध्यान देना है। थर्ड है हम रोल्स का भी न्याय का सिद्धांत कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो रोल्स का जो न्याय का सिद्धांत है वो निष्पक्ष और न्यायपरक समाज की बात करता है। निष्पक्ष और न्यायपरक समाज सभी सदस्यों के हित में होता है और इसे तार्किक आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। हम इन सभी बातों को समझ पाएंगे। सबसे पहले है न्याय क्या है।
तमाम संस्कृतियों और परंपराओं को न्याय के प्रश्न से जूझना पड़ा है। कोई भी संस्कृति हो, कोई भी परंपरा हो, वो तभी चल पाई होगी या तभी तक बनी रही होगी जब तक वहाँ पर न्याय होता रहा होगा, और जब अन्याय होना शुरू हुआ होगा तो वह संस्कृति भ्रष्ट हो गई होगी या समाप्त हो गई होगी। यानी कोई भी संस्कृति अगर न्याय नहीं करती है तो वह अपने पतन का कारण स्वयं होती है। ऐसे ही इंसान भी, जो व्यक्ति जितना अन्यायी होगा वह अपना पतन उतना जल्दी करता है। पतन का मतलब होता है अपने आप को नष्ट कर देना, खत्म कर देना, अपने अस्तित्व को खतरे में डाल देना। अवधारणा की व्याख्या भिन्न भिन्न तरीकों से की हो। उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया गया है कि चाहे तमाम संस्कृतियाँ हैं, परंपराएं, सभी को न्याय के प्रश्नों से जूझना पड़ा, चाहे वहाँ पर उन्होंने इस अवधारणा की व्याख्या अपने अपने तरीके से की हो। हमने अभी पढ़ा था कि न्याय को हम अलग अलग जगह पर यूज़ करते हैं। कहीं पर न्याय को नैतिकता के रूप में, कहीं पर वैधानिक रूप में, वैधानिक मतलब कानूनी रूप में, और कहीं पर हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर भी उसका स्मरण करते हैं या अनुभव करते हैं। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा था। जब हम प्राचीन भारतीय समाज में देखते हैं तो न्याय करना क्या होता था, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होता था। यहाँ पर धर्म का मतलब रिलीजन से नहीं है, एक तो यहाँ पर धर्म का मतलब है कर्तव्य से। धर्म या न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था, न्यायोचित का मतलब है जो न्याय के अनुसार हो, न्याय के लिए उचित हो, ऐसी सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा का प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था। ये हमारी संस्कृति थी। चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशस, इसको ध्यान देंगे, चीन के दार्शनिक हैं कन्फ्यूशस। उनका तर्क था कि गलत करने वालों को दंडित कर और भले लोगों को पुरस्कृत कर राजा को न्याय कायम रखना चाहिए। ये एक तरीका होता था न्याय करने का कि जो सही कार्य कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करें ताकि और भी लोग अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें, है ना। और बुरे कामों को रोकने के लिए दंड देना उचित समझा जाता था ताकि बुरे काम कम हों। ईसा पूर्व 4वीं सदी के एथेंस कहाँ पड़ता है? यूनान में पड़ता था, में प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक, ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय के मुद्दों पर चर्चा की है। सुकरात और उनके युवा मित्रों ग्लाउकॉन, एडिमेंटस के बीच लंबी वार्ता के जरिए प्लेटो ने दिखाया कि हमारा न्याय से सरोकार होना चाहिए। प्लेटो क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह न्याय करे, बिना यह सोचे कि किसी व्यक्ति ने उसके साथ बुरा किया है या अच्छा किया है। क्यों? क्योंकि वह यह कहते हैं कि कोई व्यक्ति जिसने आपके साथ बुरा किया है वह जरूर ऐसी स्थिति में होगा कि वह अन्यायी बन गया होगा, ठीक है। और अन्यायी व्यक्ति से हम मानवता तो मतलब बिल्कुल भी ये सोच ही नहीं सकते कि वो हमारे साथ मानवता का व्यवहार करेगा। लेकिन हम क्योंकि न्याय की स्थिति में हैं तो हमें सभी के साथ न्यायिक रूप से व्यवहार करना चाहिए, मतलब सही। उसके लिए क्या सही होगा? अगर हम अन्यायी व्यक्ति के दुराचार को देखते हुए उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो हम उसे कभी भी सभ्य व्यक्ति नहीं बना सकते, कभी नहीं सुधार सकते। तो हर हाल में हमारा न्याय से सरोकार होना चाहिए। उन नौजवानों ने सुकरात से पूछा कि हमें न्याय संगत क्यों होना चाहिए। उनका आकलन यह था कि जो अन्यायी है वे न्यायी लोगों से ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं। कौन पूछते हैं? जो वो नौजवान है जिनका नाम यहाँ पर आया है, ग्लाउकोन आया है, एंडीमेंटस आया है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई जो अन्यायी है वो तो न्यायी लोगों से ज़्यादा अच्छी स्थिति में है, हर तरफ लाभ की स्थिति में है। वे अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कानून तोड़ते मरोड़ते रहते हैं, कर चुकाने से कतराते हैं, झूठ और धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं। वे अक्सर उन लोगों से ज़्यादा सफल होते हैं जो सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलते हैं। आपने आज भी लोगों को ऐसी भावना व्यक्त करते हुए सुना होगा। सुकरात क्या करता है फिर? सुकरात ने उन नौजवानों को याद दिलाया कि यदि हर कोई अन्यायी हो जाए, यदि हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए कानून के साथ खिलवाड़ करे,
तो किसी के लिए भी अन्याय से लाभ पाने की गारंटी नहीं रहेगी, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा और इससे संभव है कि सबको नुकसान पहुँचे, मतलब कोई भी फायदे की स्थिति में नहीं रहेगा और उस समाज का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। इसलिए हमारा दीर्घकालिक हित इसी में है कि हम कानून का पालन करें और न्यायी बने। न्यायी का मतलब होता है न्याय करने वाला बने। सुकरात ने स्पष्ट किया कि हमें न्याय के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है ताकि हम यह देख सकें कि न्याय संगत होना क्यों महत्वपूर्ण है। भाई क्यों होना चाहिए हमें न्याय संगत? उन्होंने बताया कि न्याय का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि हम अपने मित्रों के साथ भला करें और दुश्मनों का नुकसान करें या अपने हितों के पीछे लगे रहें। न्याय में तमाम लोगों की भलाई निहित रहती है। तमाम मतलब हम सभी को ध्यान में रख कर न्याय करते हैं कि अगर मैं कोई भी स्टेप उठाऊंगी तो उसका दूसरे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मैं समाज को क्या मैसेज दे रही हूँ। हम कोई भी काम करते हैं, हमें पता होता है कि अच्छा है कि बुरा। ये जो दुविधा है ये हर व्यक्ति के मन में चलती है, चाहे वह इससे कितना ही मना करे कि उसे नहीं पता, उससे अनजाने में हो गया, लेकिन उसे हमेशा से यह पता था कि क्या सही है और क्या गलत। आपको भी पता रहता है, लेकिन फिर भी हम कई बार गलत का चुनाव करते हैं, है ना। तो वह न्याय नहीं होता, ना आपके साथ हो रहा है और ना आप दूसरों के साथ कर रहे हो। जैसे एक डॉक्टर अपने सभी मरीजों की भलाई की चिंता करता है, उसी तरह न्याय संगत शासक या सरकार को भी जनता की भलाई की चिंता करनी चाहिए। एक डॉक्टर के पास चाहे एक क्रिमिनल आए, ठीक है, और चाहे एक विक्टिम आए, वह हमेशा क्या करेगा, वह ये देखेगा कि मैं डॉक्टर हूँ और मेरी ड्यूटी है कि मेरे सामने जो भी मरीज आया है उसकी मदद करना, ठीक है, या उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करना, उसका इलाज करना, ठीक है। उसी तरह न्याय संगत शासक और सरकार को भी जनता की भलाई की चिंता करनी होगी। जनता की भलाई की सुनिश्चितता में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना शामिल है। यह विचार कि न्याय में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना शामिल है आज भी न्याय की हमारी समझ का महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है। यानी हम यह देखते हैं कि किस व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, क्या उसका अधिकार है। बहरहाल प्लेटो के ज़माने की तुलना में आज यह समझ बदली है कि किसी व्यक्ति का प्राप्य क्या है, यानी कि उस व्यक्ति को क्या प्राप्त होना चाहिए, यानी वह क्या पाने का अधिकारी है। आज न्याय की हमारी समझ इस समझ से गहरे में जुड़ गई है कि मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति का प्राप्य क्या है, यानी एक मनुष्य होने के नाते उसको क्या मिलना चाहिए, किस चीज़ का वह अधिकारी है, किस चीज़ से उसे वंचित किया जा रहा है लेकिन उसे वंचित नहीं किया जाना चाहिए था। जर्मन दार्शनिक है इमैनुअल कांट, बहुत फेमस दार्शनिक हैं ये। तो इनके अनुसार हर व्यक्ति की एक गरिमा होती है। अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है, देखिए एक तो आप यह ध्यान रखेंगे जब भी न्याय का कॉन्सेप्ट पूछा जाए, ऐसे पेपर में लिखा जाए न्याय क्या है और आपको दे दिया जाए न्याय का अर्थ है कि किसी व्यक्ति का प्राप्य क्या है, यह समझना, ठीक है। तो ये इसकी करेक्ट स्टेटमेंट होएगी, आप इसको गलत नहीं करेंगे, ठीक है। और सेकंड देखो, अगर दार्शनिक इमैनुअल कांट के विचार पूछे जाए, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है इमैनुअल कांट कहाँ से बिलोंग करते थे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक जर्मन दार्शनिक है। तो आपको ये दोनों बातें पता होनी चाहिए। और इमैनुअल कांट ने क्या कहा है, तो इनके अनुसार हर व्यक्ति की एक गरिमा होती है। अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है तो उनमें से हर एक का प्राप्य यह होगा, क्या होगा, कि उन्हें अपने प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के अवसर प्राप्त हों, ठीक है। और अगर सभी व्यक्तियों को अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर मिल रहे हैं तो इसका मतलब है उन सभी के साथ न्याय हो रहा है। न्याय के लिए जरूरी है कि हम तमाम व्यक्तियों को समुचित और बराबर की अहमियत दें। अभी तक हमने जितनी भी अवधारणाएं पढ़ी हैं, चाहे स्वतंत्रता हो, चाहे समानता हो और चाहे वह न्याय हो,
वे सभी की सभी व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभा के अवसर उपलब्ध कराने की बात करती है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके। यहाँ एक ब्रैकेट में कुछ बात बताई गई है। वे कहते हैं कि अन्याय करना स्वाभाविक रूप से अच्छा है। ध्यान दो, आपने ये सब कहाँ पढ़ा? ये आपने पढ़ा है फर्स्ट लेसन में, जब सुकरात की बातें जो हैं उनके मित्रों से या सहयोगियों से हम कह सकते हैं, ठीक है, या उनके जो स्टूडेंट रहे हैं उनसे हो रही है। और दुष्टता झेलना बुरा, मतलब वो क्या कह रहा है कि अगर हम ये कहते हैं कि अन्याय करना स्वाभाविक रूप से तो अच्छा है और दुष्टता झेलना बुरा है, लेकिन यह भी कि भलाई की तुलना में दुष्टता बड़ी है। और इसलिए जब लोग अन्याय करने और झेलने दोनों का अनुभव प्राप्त करते हैं, तब वे किसी एक से बचने और दूसरे को पाने में सफल नहीं होते। तब वे सोचते हैं कि दोनों में से कुछ भी न होने के लिए आपस में समझौता करना बेहतर होता है ना। यानी कि ना तो मैं अन्याय झेलूं और ना ही मैं किसी के साथ अन्याय करूं। यहाँ से कानून और आपसी प्रसंविधाएं बनती हैं। कानून तो आपको पता ही है, रूल रेगुलेशंस होते हैं, और आपसी प्रसंविधाओं का मतलब क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि आपसी समझ। ठीक है, मैं आपको अपशब्द नहीं बोलूँगा, आप मुझे अपशब्द नहीं बोलेंगे, ठीक है। मैं आपके निजी जीवन में दखलंदाजी नहीं करूँगा, आप मेरे जीवन में दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो ये क्या हुई? ये आपसी प्रसंविधाएं हो गई, जो हमने ना तो अन्याय करने और ना ही अन्याय झेलने के लिए की है। और जो कुछ कानून के द्वारा किया जाता है उसे ही कानून सम्मत और न्यायोचित कहा जाता है। देखो, अब इसका सोर्स क्या था? सुकरात से ग्लाउकोन, द रिपब्लिक में पूछा गया है ये, ठीक है। अब हमने आज पढ़ा न्याय क्या है। कल हम इससे आगे कुछ बेसिक बातें और जान पाएंगे, जैसे कि विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल, समानुपातिक न्याय, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। ये तीनों कॉन्सेप्ट हम एक साथ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इन तीनों में कुछ समानताएं हैं और कुछ रूप से ये एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको अच्छा लगता है कि हम आगे और ऐसी वीडियो बनाएं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।